हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपडेट बाय अनिकेत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का सेशन बड़ा ही धमाकेदार होने वाला है क्योंकि मैं आपके लिए लाया हूं पशु परिचर 2024 के लिए इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस। जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और टॉप 50 साइंस के प्रश्न हैं जो कि आरएसएम एसएसबी बोर्ड की पिछली भर्तियों में बार बार पूछे हैं। ये प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकतर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं और पशु परिचर परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। सीधी बात, नो बकवास। इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आइए अब प्रश्नों की ओर चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करना। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? तो आपको बताना है कि हाइड्रोजन का आइसोटोप यानी कि समस्थानिक कौन से हैं। तो आप एक बार स्क्रीन को पॉज करो और आप आंसर अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। अगर नहीं होता है तो आपको मैं बताने के लिए यही हूं। तो इसका आंसर होगा प्रोटियम भी होता है, ड्यूटेरियम भी होता है, ट्रिटियम भी होता है। तीनों की तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक है और ये तीन ही हाइड्रोजन के समस्थानिक है, सिर्फ तीन। इसके अलावा और कोई समस्थानिक नहीं है, यानी कि आइसोटोप नहीं है। तो इसका आंसर ऊपर के सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। अब आप सभी के पास एक तारीख से पशु परिचय का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि मैं एनालिसिस भी लेके आऊंगा। जो फर्स्ट तारीख को जो होगा एग्जाम और सेकंड को होगा, थर्ड को होगा। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी के नाम बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेपीज। स्टेपीज हड्डी जो कि कानों में होती है। क्वेश्चन नंबर 3, मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? तो आप सभी को पता होगा कि देखो, त्वचा और मस्तिष्क तो होगा नहीं, उंगलियां और नाक भी नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर खून से ऑक्सीजन प्राप्त होता ही होता है, और ना ही पैर और भुजा होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाखून और कॉर्निया। कॉर्निया आंखों में होती है। आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आइरिस। आइरिस के कारण ही हम आंखों का रंग पता लगा सकते हैं, जैसे कि काला, भूरा या नीला। कॉर्निया क्या होता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है आंख का, तो कॉर्निया आएगा उसका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको बताना है कि जो हमारा दिमाग है शरीर का या मस्तिष्क है, वो टोटल अपने शरीर में से कितना ऑक्सीजन और कितना रक्त यूज करता है। तो इसका फिक्स आंसर है फिफ्थ का ऑप्शन नंबर ए, 20%। अपने पूरी बॉडी का, पूरे शरीर का 20% खून मस्तिष्क इस्तेमाल करता है। क्वेश्चन नंबर 6, ये है बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन। राइनो वायरस, ये राइनो वायरस एक बीमारी का नाम है। ये किसकी वजह से बनता है या फिर ये क्या करता है अपने शरीर में? तो सिक्स्थ का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइनो वायरस एक आम जुकाम का नाम है। अपने शरीर में जुकाम हो जाएगी तो एक राइनो वायरस के कारण होगी। क्वेश्चन नंबर 7, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, पिछली बार पूछा गया है और आगामी भर्तियों में पूछा जाएगा। तो विटामिन B1, तो विटामिन B1 के कारण बेरी बेरी रोग हो जाता है। अगर विटामिन B1 नहीं बनेगा तो बेरी बेरी रोग हो जाएगा। रतौंधी किसके कारण होता है? विटामिन ए के कारण। याद रहेगा सबको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, के इकाई के निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? मतलब ये के जो है ये इकाई के लिए मापते हैं। तो के का पूरा नाम होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। तो आपको पता होगा कि केल्विन से मापते हैं तापमान को, टेम्परेचर को। देखो, सामान्यतः है डिग्री सेल्सियस से मापते हैं या फिर केल्विन से। तो आप सभी को याद रहना चाहिए ये चीज। इलेक्ट्रिक एम्पियर से मापेंगे। ठीक है। इनमें से कौन गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है? तो इसके अंदर आंसर आप सभी को पता होगा। खाने की सुगंध भी गैसों का प्रसरण होता है, तभी खाने की सुगंध हमारे को किचन से अपने कमरे तक या कहीं भी आ सकती है दूर बैठे हुए, अगर होती है खुशबू और इत्र की महक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, गिरगिट रंग क्यों बदलता है? यह है एक अच्छा क्वेश्चन। इसके अंदर लोग बाग फंसते भी हैं। इसके अंदर ऑप्शन पढ़ लेता हूं मैं। अन्य जानवरों से बचने के लिए रंग बदलते हैं, गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं, या फिर गिरगिट वातावरण के प्रति संकेत के रूप में रंग बदलते हैं। तो आपको बताना है ये चीज। क्वेश्चन ये स्क्रीन को पॉज करो और बताने की कोशिश करो।
फिर मैं तो बता नहीं हूँ। गिरगिट रंग इसलिए बदलते हैं गर्मी प्रबंधन के लिए, अपने आप को गर्मी से सुरक्षा के लिए या गर्मी से टेम्परेचर मैनेजमेंट के लिए, गर्मी प्रबंधन के लिए गिरगिट अपने आप का रंग बदलता है। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है? देखिए, ये दो तरीके से पूछा गया क्वेश्चन है। एक भर्ती में तो ये पूछा गया था कि सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है, सेम क्वेश्चन था। उसके अंदर चार ऑप्शन थे, चारों ऑप्शन अलग अलग थे। गुणसूत्र हो गया, कोशिका हो गया, उत्तक हो गया, ऐसे। लेकिन एक भर्ती के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया और उसके अंदर सभी गुणसूत्र ऑप्शन में रख दिए, लेकिन गुणसूत्र 1 2 3 4 इस तरह से रख दिए। तो देखो, इसका आंसर हो जाएगा गुणसूत्र 1, यानी कि क्रोमोसोम 1। तो जो 1 टाइप का क्रोमोसोम होता है वो सबसे बड़ा अणु होता है अपने शरीर का। इस चीज को नोटिस रखना। और अगर ऐसे पूछ ले कि गुणसूत्र, कोशिका या उत्तक, तो उसमें गुणसूत्र तो होएगा ही होएगा, सीधी बात। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसमें अधिक ताप है? अब इसके अंदर भी लोग कंफ्यूज होते हैं, क्यों? क्योंकि बर्फ तो इसका आंसर होगा नहीं, या तो उबलता पानी होगा या भाप होगा। तो सबसे अधिक तापमान, अधिकतर लोग उबलते पानी आंसर टिक करके आएंगे, लेकिन ये सीरियो गलत हो जाएगा एकदम। उबलता पानी के अंदर ज़्यादा तापमान नहीं होता है, ज़्यादा भाप में होता है। अगर आप भाप पे हाथ लेके जाओगे तो ज़्यादा जलेगा बजाय उबलते पानी के, तो इसका आंसर हो जाएगा भाप। क्वेश्चन नंबर 13, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग काय में किया जाता है? चलिए बताइए। परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है तो वो बिजली बनाने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा रोग है? देखिए, बीमारी जो है वो दो तरीके से है। एक तो मनुष्य जीवन में जितनी भी बीमारी होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक पादपों यानी कि पेड़ पौधों में जो भी बीमारियां होती है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर आपको ऑप्शन पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। फसल संयंत्र का कवक रोग कवक के कारण होता है, तो उससे फसलों में क्या देखने को मिलता है? तो कपास का विल्ट, जितनी भी कपास की खेती होती है उसमें एक विल्ट रोग हो जाता है, किसके कारण? कवक के कारण। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस का गुण है? सॉलिड के गुण आप सभी को पता होगा, ठोस, द्रव्य और गैस, इन तीनों के गुण होते हैं, सबके अलग अलग गुण होते हैं। तो जिनमें से ठोस का पूछा है, तो क्या संकुचित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। निश्चित आकार का होता है, हाँ भाई निश्चित आकार का होता है। कम घनत्व होता है, गलत। ज्यादा घनत्व होता है, इंटरमोलिकुलर बल यानी कि अंतराणुक बल कम होता है, नहीं, गलत। ठोसों के अंदर अंतराणुक बल पास पास होता है, मतलब ज्यादा होता है, तभी तो वो पास पास रहते हैं ठोसों के अणु, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, चलो उससे पहले ये क्लास अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर करो और एक कमेंट भी जरूर करना। ये क्लास बहुत वैल्यूबल है और ऐसी क्लासेस के लिए बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। पहले क्वेश्चन को देखो, फिर छाटो, फिर यहाँ टाइप करने के लिए। इसलिए भाइयों निवेदन है, सब्सक्राइब और कमेंट, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16, वह प्रक्रिया जिसमें तरल को वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ताप की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन को समझो, वह प्रक्रिया जिसमें तरल यानी कि लिक्विड, तरल को भाप में अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ताप की आवश्यकता पड़ती है, तो इसका लोग वाष्पीकरण करेंगे, लेकिन ये सरासर गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर वाष्पीकरण की अव्यक्त गर्मी। देखो, ऐसे क्वेश्चंस को जरूर देखा करो जो कंफ्यूज करे। वाष्पीकरण नहीं होगा इसका, ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर वाष्पीकरण की अव्यक्त गर्मी। क्वेश्चन नंबर 17, पौधे का कौन सा हार्मोन फसलों को गिरने से बचाता है? हार्मोन होते हैं पौधों के अंदर भी, तो वो फसलों को गिरने से बचाएगा। तो उस हार्मोन का नाम क्या है? ऑक्सिन हार्मोन है, ठीक है। जिब्रेलिन हार्मोन या गब्रेलिन हार्मोन, ये पादपों की वृद्धि करता है, ठीक है। पेड़ पौधे होते हैं, फिर पेड़ पौधों से क्या बनाता है? ये वृक्ष बनाता है। तो ये पादपों की वृद्धि करने के लिए जिब्रेलिन हार्मोन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, सोने और प्लेटिनम के गहनों को भारी बनाने के लिए जौहरी द्वारा किस धातु का उपयोग किया जाता है? कोई भी धातु है, कोई भी आभूषण है, उसमें सोने का यूज करते हैं, कोई प्लेटिनम का यूज करते हैं, तो उसके गहनों को भारी बनाने के लिए अधिकतर जौहरी वो क्या यूज करता है? तो
वो इरिडियम धातु या इरिडियम यूज करेगा उसके साथ, सोने और प्लेटिनम के साथ। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, सब में मैं आ रहा है यम यम यम, लेकिन आपको ये याद रखना है इरिडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, जीवाणु क्रिया को रोकने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फलों के पैकेजिंग में उपयोग किया जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ऐसा कैसे क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन उसमें ऑप्शन क्या होगा, उसमें 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें से एक ऑप्शन होगा नाइट्रोजन। क्या होगा, नाइट्रोजन। तो ये तो सबको पता है कि नाइट्रोजन गैस भरी जाती है पदार्थ को सुरक्षा देने के लिए या जीवाणु क्रिया को रोकने के लिए, लेकिन इसके अंदर नाइट्रोजन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड। याद रखना, मिथाइल ब्रोमाइड का यूज जीवाणु क्रिया को रोकने के लिए किया जाता है फलों के पैकेजिंग के अंदर। याद रहेगा इस चीज को। ये वो क्वेश्चन है जो लोग बाग या फिर जितने भी अभ्यर्थी है वो एग्जाम देते टाइम बहुत कंफ्यूज होते हैं, और पिछली भर्तियों में तो पूछे गए हैं, तो ये तो आपके लिए पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 20, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन है, तो वो हो जाएगा कैलोरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, विद्युत बल्ब का फिलामेंट काय से बना होता है। जो आप पहले बल्ब आते थे, अब तो CFL या फिर LED आने लग गई। ये बल्ब होता था, यहाँ पे एक फिलामेंट होता था, इतना पतला सा तार एकदम। ठीक है, तो आपको बताना है ये फिलामेंट काय का बना होता था। टंगिस्टन का। सही जवाब, टंगिस्टन का फिलामेंट यूज होता है बल्ब के अंदर। क्वेश्चन नंबर 22, गतिज और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का योग क्या होता है। गतिज ऊर्जा होती है और स्थितिज ऊर्जा, 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, तो उसका परिवर्तन का योग हमेशा शून्य होएगा। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखना है। उस प्लांट हार्मोन का नाम बताएं जो कि फलों के पकने के लिए जिम्मेदार है। देखो, उससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, जो फलों को टूटने से बचाता है, तो उसका जवाब तो क्या था, ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है। एक था कि पादपों की वृद्धि कौन करता है, तो जिब्बरलिन हार्मोन। लेकिन अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फलों के पकने के लिए जिम्मेदार कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इथाइलिन। ऑप्शन नंबर ए, इथाइलिन, ये फलों के पकने के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 24, साबुन के बुलबुल के अंदर दबाव होता है। ऑप्शन पढ़िए, वायुमंडलीय दबाव से अधिक, या वायुमंडलीय दबाव से कम, या वायुमंडलीय दबाव के बराबर। वायुमंडलीय दबाव का आधा तो होगा ही नहीं, रेस में है सिर्फ 3 ये ऑप्शन। तो अब देखते हैं, इसका मैं सिंपली बता दूं। देखो, वायुमंडलीय दबाव से कम होगा तो बुलबुला बनेगा ही नहीं। ठीक है, वायुमंडलीय दबाव के बराबर होएगा तो बुलबुला बिल्कुल 0.1 सेकंड के लिए बनेगा, फूट जाएगा, दिखेगा ही नहीं मतलब। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 24वां। क्या, वायुमंडलीय दबाव से अधिक। यानी कि साबुन का जो बुलबुला है, कोई भी साबुन का बुलबुला है, इसमें वायुमंडलीय दबाव अधिक होता है। ठीक है, बाहर की बजाय। यहाँ पे क्या है, ये तो वायुमंडलीय प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव, ये कम होएगा और बुलबुले के अंदर ज्यादा होएगा। कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में यूज होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है इसका। यहाँ तक आप सभी क्वेश्चन तक पहुंचे हैं तो जरूर कमेंट करके बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। बताइए, सामान्य मानव नेत्र जो भी है उसका दूरतम बिंदु, अधिकतम बिंदु कहाँ तक देख सकता है, तो अनंत पर देख सकता है वो। ये 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर, ये 25 मीटर, सब गलत हो जाएंगे। अनंत पर, हमारी आंख अनंत तक देख सकती है। क्वेश्चन नंबर 27, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का यूज होता है। नरम लोहे का। देखो, 2 प्रकार के चुंबक होते हैं, एक होता है स्थायी चुंबक, ठीक है, और एक होता है अस्थायी चुंबक। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे ए। तो जो स्थायी चुंबक है वो इस्पात का बनता है, ठीक है, और जो अस्थायी चुंबक है वो नरम लोहे का। तो इसका यहाँ पे कुछ नहीं पूछा है, स्थायी अस्थायी, तो आपको नरम लोहा ही ऑप्शन में लगाना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, मानव हृदय कितने चैम्बर्स या कितने घटकों का बना होता है। तो जो भी मनुष्य जीवन है उसके अंदर जो हृदय है वो 4 चैम्बर में बटा होता है, इस तरह से, दायां आलिंद, दायां नीले, बायां आलिंद और बायां नीले, 4 भागों में बटा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप। ये भी आसान क्वेश्चन है।
अगर कोई भी व्यक्ति दौड़ लगाता है तो उसका रक्तचाप जो है वो बढ़ेगा ही, ऑब्वियसली बात है। तरल अवस्था में पाए जाने वाले अधातु, देखो धातु और अधातु के क्वेश्चंस अधिकतर पूछे जाते हैं और ये फिक्स क्वेश्चन है, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। तो तरल अवस्था में पाए जाने वाली अधातु जो है वो ब्रोमीन है, और अगर धातु पूछ ले तो पारा हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है? चलिए बताइए, इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है? तो हैजा, जो हैजा नाम की बीमारी है, हैजा वायरस है, वो महामारी भी है और स्थानिक भी है। अमलगम एक मिश्र धातु है। अमलगम एक मिश्र धातु है, इसमें एक धातु हमेशा रहता है। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, आपके साइंस के अंदर विज्ञान में, पशु परिचर की बात कर रहा हूँ मैं, आपके विज्ञान में 22 से 25 क्वेश्चन पशु परिचर परीक्षा में पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको टॉप 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। टॉप 50 का मतलब होता है कि हम बहुत कम समय में जल्दी जल्दी ज़्यादातर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप तक आपने जो भी नहीं भी पढ़ा तो उसमें से ज़्यादातर साइंस के अंदर कवर हो जाएगा और एक आप अच्छे मार्क्स लाने की कगार पे पहुंच जाएंगे। चलिए बताइए, इसको पूरा करके जाना, 2-3 बार इसको पढ़ लेना चाहे से, तो साइंस के अंदर जितना भी पोर्शन है वो आपका सभी कवर हो जाएगा। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। तो जब भी अमलगम दिख जाए उसका पारा करके आना है आपको। अमलगम के अंदर हमेशा पारा रहता है, मरकरी। क्वेश्चन नंबर 33, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था मैं, उसके अंदर मात्रक पूछा गया था। तो करंट के अंदर हम एम्पियर को मापते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है, ये तो कोई अच्छा क्वेश्चन है, इसमें उल्टा करके पूछ लेता है, कभी यहाँ पे विरल से सघन पूछ लेता है, कभी सघन से विरल पूछ लेता है। तो आपको एक याद रखना है, दोनों कंडीशन याद नहीं रखनी, एक कंडीशन याद रखनी, दूसरी कंडीशन उसकी अपोजिट हो जाएगी। तो मैं इसका बता देता हूँ, सघन से विरल माध्यम के अंदर ये क्या चीज है, मैं यहाँ पे ये कांच बना रहा हूँ, ये कांच है, और यहाँ पे हवा है, ठीक है, ये वायु है। तो यहाँ से अगर कोई किरण देते हैं अपन, प्रकाश की किरण, तो ये विरल से सघन में जा रही है, तो क्या होगा, यहाँ पे अभिलंब है। ठीक है, ये विरल से सघन में जा रही है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है। और अगर ये क्या बताया मैंने, ये विरल है ये वाला चीज, और ये सघन है, तो ये झुक गई। अब जब यहाँ से निकलेगी तो ये इस तरह से होके गुजरेगी। तो सघन से विरल हो तो क्या हो जाएगा, आपके सामान्य से दूर झुकेगी। जब भी सघन से विरल पूछे तो सामान्य से दूर झुकेगी, और जब भी विरल से सघन पूछे तो इसका उल्टा कर देना, सामान्य से पास चली जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? जो वयस्क मनुष्य है उसके रक्त का औसत आयतन बताना है आपको। 5 से 6 लीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नांकित में कौन उपधातु है? देखो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आवर्त सारणी के अंदर टोटल उपधातु कितनी है। तो देखो आपको पता होगा कि धातु भी खूब सारी है और अधातु भी खूब सारी है, गिनती नहीं इनकी, लेकिन उपधातु फिक्स है, उपधातु की संख्या 7 है। तो कभी भी आपसे पूछ ले कि उपधातु कितनी है पूरे ब्रह्मांड या पूरे संसार में, तो उपधातु की संख्या 7 है। अब ये पूछा कौन सी उपधातु है, तो इसमें Sp ये उपधातु है और ये बाकी तो नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37वां पढ़िए, बेकिंग सोडे का अणुसूत्र क्या है? तो इसका देखो सभी ऑप्शन एकदम वो है मैच खाते हुए। तो NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडे का सूत्र होता है। जिसमें H दिख जाए ना वही बेकिंग सोडा है, हाइड्रोजन आता है, सोडियम आता है और CO3 भी आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई बतानी है आपको। तो ये भी मात्रक से क्वेश्चन है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति, उसको डायोप्टर से मापते हैं लेंस की शक्ति को। इसका वो क्या हो जाएगा, मात्रक, यानी कि डी से डिनोट करते हैं इसको। अगर ऑप्शन में ऐसे ही आ जाए ना तो डी, तो डायोप्टर। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो पूरे आवर्त सारणी में 2 तरह की धातु है या फिर तत्व है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। एक तो है आपके सोडियम, नोट करो आप कॉपी के अंदर, एक तो है सोडियम और एक क्या है, लिथियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर
क्वेश्चन नंबर 40, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है। अब आपको पता होगा साइंस के अंदर या विज्ञान के अंदर आपने अगर पढ़ा है तो ये पीएच स्केल होती है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे 1 से स्टार्ट होती है गिनती और 14 तक चलती है, ठीक है। बीच में क्या होता है, 7 होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी रेंज है वो एसिड होते हैं, यानी कि अम्लीय होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है। और 7 से लेके 14 तक जिनका भी नंबर है वो बेस होंगे, क्षारीय होंगे, प्रकृति के अंदर कड़वे होंगे। उदाहरण दे देता हूँ, ये साबुन कभी चखा है या मुंह में आ गया कभी तो वो कड़वा होता है। एसिड क्या होता है, पतासी का पानी खट्टा होता है तो वो एसिड है। तो ये उदासीन विलयन पूछा, यानी कि ना तो अम्ल ना ही क्षार, तो वो कितने नंबर पे होएगा, 7 नंबर पे होएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, उदासीन विलयन कॉमन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। जो कोई भी विलयन है उसके अंदर अपन विद्युत प्रवाह करते हैं उसे बोलते हैं विद्युत अपघटनी परिष्करण। उसके अंदर अशुद्ध धातु को कहाँ पे बनाया जाता है, तो 41वें का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अशुद्ध पूछे तो एनोड, शुद्ध पूछे तो कैथोड हो जाएगा, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर शुद्ध पूछे क्वेश्चन के अंदर तो कैथोड आपको राइट आंसर करके आना है। यहाँ पे अशुद्ध धातु बोला है तो वो एनोड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। तो ये भी 2 तरीके से पूछा जाता है, कभी यहाँ पे धातु आ जाता है, कभी अधातु आ जाता है। तो धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। और अधातु पूछ ले तो वो अम्लीय हो जाएगा। अगर अधातु के ऑक्साइड पूछ लिए तो उसका राइट आंसर आपको क्या करके आना है, अम्लीय। याद करने की ट्रिक बता देता हूँ, अधातु में ए आ रहा है और अम्लीय में भी आ रहा है, ठीक है। और धातु के ऑक्साइड यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा तो ये सारी आपको याद रखना है। ये एक छोटी सी ट्रिक बता दी आपको। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है। तो सदिश और अदिश, सदिश और अदिश ये 2 तरीके की राशियां हैं। तो सदिश कौन सी होती है, ये भी एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। जैसे वेग, संवेग, जिनमें वह आ रहा है ना वो सारी की सारी क्या है, सदिश राशियां हैं, ठीक है। जैसे कोणीय वेग, तो ये सारी की सारी सदिश राशियां हैं। जिनमें वह नहीं आ रहा या साधारणतः है वो अदिश राशि हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। सदिश राशि नहीं है पूछा था तो द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है। दबाव मापा जाता है। अब देखिए, दबाव यानी कि प्रेशर, जिसको पी से डिनोट करते हैं, और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, P = F/A। ये थोड़ा सा आर्ट्स बैकग्राउंड के लिए समझ में नहीं आएगा लेकिन मैं बता दूंगा आपको, समझाऊंगा। P = F/A होता है, यानी कि F क्या होता है, बल, और A क्या होता है, एरिया। तो बल और क्षेत्रफल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दबाव मापा जाता है जब बल होगा अपने पास, फोर्स, और एरिया यानी कि क्षेत्रफल, तो ही मापा जाएगा। तो बल और क्षेत्रफल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर यानी कि पल्स रेट क्या होती है। तो आपको पता होगा कि कितने बीट प्रति सेकंड स्पंदन दर हो रही है, पल्स रेट बढ़ रही है, घट रही है। तो उसकी एक सामान्य स्पंदन दर होती है जो मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 70 से 80 बीट प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 70 से 80 अपनी स्पंदन दर होती है, पल्स रेट होती है। निम्न में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है। प्रोटोजोआ के कारण क्या कौन सी होती है, मलेरिया, हाँ जी मलेरिया होती है, पायरिया ये भी होती है, पेचिस ये भी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आपको क्या पढ़ के जाना है, जीवाणु वाली और विषाणु वाली, ये सारी पढ़ के जानी है आपको, जीवाणु और विषाणु, ये इनसे जितनी बीमारियां होती है ये सब पढ़ के जानी है। प्रोटोजोआ की तो बता दिया मैंने, ये 3 हो गई, ठीक है। कवक की बता दूं, जितने भी अस्थमा होते हैं या फिर हाथी पाँव रोग होता है जिससे पाँव सूज जाता है वो कवक के कारण होता है। विषाणु के अंदर बता दूं, हैजा, एड्स, जितने भी वायरस है वो सब चीजें। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु, देखो अब तक जितने भी क्वेश्चन करके आए हैं उसमें से एक क्वेश्चन क्या था कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है, अधातु पूछा था। तो उसके अंदर तो ऑप्शन में मैंने बता दिया था ब्रोमीन, लेकिन धातु पूछ ले तो मैंने बताया था उस टाइम कौन सी होगी,
इधर ही बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए पारा। ठीक है, याद रखना है आपको, धातु और अधातु में कंफ्यूज नहीं होना है। धातु पूछे तो पारा, अधातु पूछे तो ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किसने सर्वप्रथम ये बताया कि मलेरिया का वाहक मच्छर होता है? हम सभी को पता है कि अगर मच्छर हो गए तो मलेरिया होगा, लेकिन सबसे पहले बताया कौन था ये वाली बात? तो वो महान वैज्ञानिक थे, उनका नाम था लुई पास्चर। लुई पास्चर ने सबसे पहले ये बताया कि मलेरिया मच्छर के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 49, टिटनेस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अगर किसी व्यक्ति को टिटनेस रोग हो जाता है तो उसके कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो क्वेश्चन नंबर 49, आपने देखा होगा, बोलते हैं टिटनेस का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, है ना? तो टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लगाते तो वो व्यक्ति पागल जैसी व्यवहार करता है, पागलों की तरह, तो वो तंत्रिका तंत्र पे प्रभाव डालता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है, ये भी एक आसान क्वेश्चन है और आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताना है। आप सभी को ये क्लास, ये सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं आपके लिए पशु परिचर के अंदर 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर, इन सभी तारीखों के अंदर जितनी भी शिफ्ट होने वाली है, उसके अंदर मैं आपके लिए एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो भी बनाऊंगा, ताकि आपको पता रहे, जिनका भी 2 तारीख को एग्जाम है उनको पता लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या हम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद। आप सभी को ऑल द बेस्ट।